हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। तो बेटा एक नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और अगर मैं चैप्टर का नाम बताऊं तो मेरा फेवरेट चैप्टर है डेप्रीसिएशन। ये मेरा फेवरेट चैप्टर है स्टूडेंट। डेप्रीसिएशन मेरा फेवरेट चैप्टर है। और आज लेक्चर नंबर 1, पहला लेक्चर मैं इसका आपको डिलीवर करने जा रहा हूं। तो बहुत मजा आएगा आपको। ठीक है। तो सबसे पहले कितने बच्चों को पता है डेप्रीसिएशन वर्ड का क्या मतलब है। हाँ जी, चैप्टर नंबर 14 है ये। कई बच्चे पूछते हैं सर कौन सा चैप्टर है। भाई चैप्टर नंबर 14 है ये। सर कौन सी क्लास को पढ़ा रहे हो। तो भाई क्लास 11 को पढ़ा रहा हूं डेप्रीसिएशन। सर सीए वाला बच्चा पढ़ सकता है इससे। हाँ भाई पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको भी डेप्रीसिएशन पढ़ना हो इस लेक्चर को देख के पढ़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो जी, डेप्रीसिएशन का मतलब बताओ जी मुझे। चैट बॉक्स में जानना चाहूंगा आपसे। बाकी अगर कोई माइक ऑन करके बताना चाहे, आकाश बेटा आप बताना चाहोगे डेप्रीसिएशन का क्या मतलब है, क्योंकि ये जानना सर बहुत। हिंदी हाँ हिंदी सर में वंचित। अच्छा, खुल के बताओ बेटा जरा, जिससे चमत्कार हो जाए, हमें समझ में आ जाए कि आप क्या बोलना चाहते हैं। डिटेल में बताएं। हाँ भाई, आर्यन, महक, मुस्कान, दीपांशु, उज्जवल। तो थोड़ा सा हम डिटेल में जानना चाहेंगे कि ये डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है। हिंदी ओनली एक हिंदी वर्ड नहीं चलेगा, उसे हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए उसकी। एक्सप्लेन करो इसे। आकाश एक्सप्लेन करो बेटा, क्या समझते हो डेप्रीसिएशन से। रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ सर एन एसेट। वैल्यू ऑफ एसिड सर मशीनरी सर ये डिक्रीज हो जाते हैं सर टाइम टू टाइम। वेरी गुड, क्या बात है, गुड। महक ने भी आंसर दिया है, बहुत बढ़िया। महक ने लिखा है रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट। आर्यन कह रहा है फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजेबल एसेट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब किसी से भी पूछोगे ना, सारी दुनिया यही कहती है सर डेप्रीसिएशन उस एसेट के ऊपर लगता है जिसका वेयर एंड टीयर होता है। सर डेप्रीसिएशन हम टेंजिबल एसेट के ऊपर लगाते हैं। देखो आर्यन ने लिख भी दिया कि सर जो डेप्रीसिएशन है वो टेंजिबल एसेट के ऊपर लगेगा। महक ने कहा रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एसेट। कई बार बच्चे कहते हैं वेयर एंड टीयर एसेट को यूज करना, तो ये सारी चीजें गलत है भाई। सर क्या कह रहे हो, सारी चीजें गलत है। लिखो बेटा सही क्या है। डेप्रीसिएशन आपसे क्या कोई चार्टेड अकाउंटेंट से भी पूछे तो डेप्रीसिएशन जो मैं बताने जा रहा हूं ये आपको बताना है डेप्रीसिएशन क्या होता है। आपको बताना है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन मेरे साथ साथ लिख लो ये। डेप्रीसिएशन मीन्स सिस्टमैटिक। depreciation means systematic depreciation means systematic allocation allocation of depreciable amount depreciable amount of depreciable asset। एसेट्स कर लो और इन्वर्टेड कॉमा में इसे डाल दो आप। ये ऐसे डाल दो इन्वर्टेड कॉमा में, ये आपका डेप्रीशिएबल एसेट इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा। सिस्टमैटिक एलोकेशन आपका इन्वर्टेड कॉमा में आ जाएगा। उसके बाद
आगे लिखो, ओवर यूजफुल लाइफ of an asset charged in each accounting year. Charged in each accounting year. एक बार ये पूरा लिख लो, एक बार ये पूरा लिख लो आप। तो डेप्रीसिएशन क्या है भाई? सिस्टमैटिक एलोकेशन। तो डेप्रीसिएशन क्या है? सिस्टमैटिक एलोकेशन। चलो इसे एक्सप्लेन करेंगे फिर हम लोग। तो यहां पे क्या बोला है? हाँ जी, यहां पे क्या बोला हुआ है? डेप्रीसिएशन मींस, सबसे पहले अब ध्यान दो यहां पे क्या बोला है। तो यहां पे बोला है डेप्रीसिएशन मींस, डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक एलोकेशन। डेप्रीसिएशन का मतलब क्या है? सिस्टमैटिक एलोकेशन, नंबर 1। ठीक है, अभी स्टॉप राइटिंग समझने में ध्यान दो। ऑफ डेप्रीशिएबल अमाउंट, ऑफ डेप्रीशिएबल अमाउंट। अभी आपको बताऊंगा ये डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या होती है। ठीक है, ऑफ ऑफ डेप्रीशिएबल एसेट। अभी आपको बताऊंगा डेप्रीशिएबल एसेट क्या होती है। ठीक है ना, तो दो चीजें हो गई, तीन चीजें हो गई टोटल। सबसे पहले सिस्टमैटिक एलोकेशन, वो आपको बताने जा रहा हूं। डेप्रीशिएबल अमाउंट क्या होती है, वो आपको बताने जा रहा हूं। डेप्रीशिएबल एसेट क्या होती है, वो आपको बताने जा रहा हूं। ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, ओवर यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, ये चार चीजें हो गई। 5 कर लो टोटल। चार्ज इन ईच अकाउंटिंग ईयर, ईच अकाउंटिंग ईयर 5। तो टोटल 5 चीजों को अगर मैं जोड़ दूं तो क्या बन जाएगा भाई? डेप्रीसिएशन की डेफिनेशन बन जाएगी। अगर हम इन 5 चीजों को जोड़ देंगे तो डेप्रीसिएशन की क्या बन जाएगी? डेफिनेशन बन जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई? तो अभी तक मैंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया, ओनली आपको डेफिनेशन बताई है। अब मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा, इट विल बी टेक 1 आवर, पूरा 1 घंटा लगेगा कि डेप्रीसिएशन का मीनिंग क्या है, डेप्रीसिएशन की डेफिनेशन क्या है, इसको समझाने में पूरा 1 घंटा लगेगा। तो मैं यहां पे आपको क्या बता रहा हूं? मीनिंग ऑफ डेप्रीसिएशन। आप लोग हेडिंग डाल सकते हैं, मैं आपको बता रहा हूं मीनिंग ऑफ डेप्रीसिएशन। तो मैं आपको डेप्रीसिएशन का मीनिंग बता रहा हूं। सर व्हाट वी कॉल डेप्रीसिएशन इन अ पर्टिकुलर वर्ड। तो बेटा मैंने बोल तो दिया, अभी 1 घंटा लगेगा, 1 घंटे बाद एक वर्ड के अंदर आपको समझ में आ जाएगा कि पर्टिकुलरली ये जो एक वर्ड है डेप्रीसिएशन, इसको आप किस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है मुस्कान, बहुत बढ़िया बेटा। तो पहले 1 घंटा मुझे दो, उसके बाद शायद आप अपने आप ही बता दो कि डेप्रीसिएशन को हम एक पर्टिकुलरली एक वर्ड के अंदर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। अभी के लिए 5 चीजों को अगर मैं जोड़ दूं तो डेप्रीसिएशन का मीनिंग निकल के आएगा। 5 चीजों को जोड़ने से क्या निकल के आ जाएगा? डेप्रीसिएशन का मीनिंग निकल के आ जाएगा। चलो कुछ और बातें इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं, कुछ और चीजें हम लोग इसके अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि सिस्टमैटिक एलोकेशन क्या चीज है। ठीक है, आ जाओ लिखो यहां पे, नोट करके लिख लो। पहला नोट है सिस्टमैटिक एलोकेशन का क्या मतलब है। सिस्टमैटिक एलोकेशन मीन्स अप्लाइंग
Systematic allocation means applying suitable method, suitable method of depreciation. Such method can be a straight line method, or B, reducing balance method. अब ये सारा एक्सप्लेन करूंगा आपको, आगे एटीसी लिख लो, क्योंकि दो मेथड के अलावा और भी मेथड होते हैं। ठीक है, इन दो मेथड के अलावा और भी मेथड होते हैं। इतना लिख लो, पहले मुझे बता दो। अगर लिख लिया हो तो मुझे बता दो। हाँ जी, डन, लिख लिया। एक बार मुझे बता दो प्लीज। यस, चलो आगे। नोट नंबर टू है डेप्रीशिएबल एसेट का मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ डेप्रीशिएबल एसेट। देखो, डेप्रीशिएबल एसेट क्या चीज है, तो लिखो डेप्रीशिएबल एसेट आर दोज एसेट्स। अब देखो इसमें क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज है हैविंग लाइफ मोर देन वन ईयर। तो क्या कहता है? हैविंग लाइफ मोर देन 1 ईयर एंड having finite life and such asset are held for use in production of goods, rendering of services, अब ये सारा एक्सप्लेन करूंगा, और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। पहले आप एक बार लिख लो, फिर मैं ये सारा एक्सप्लेन करूंगा आपको। ठीक है, यहां तक लिख लिया तो मुझे बता दो एक बार प्लीज। चलो यहां पे लिखो। सबसे पहले यहां पे ऊपर हेडिंग डाल लो एग्जाम्पल। ठीक है, यहां पे ऊपर हेडिंग डाल लो एग्जाम्पल। अब मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूं
ध्यान से सुनना, एक चीज मैं आपसे जानना चाहता हूं। खुशी बेटा ध्यान से सुनो, एक कुछ जानना चाहता हूं मैं आप सारे बच्चों से। हमारे पास है प्लांट, ठीक है, हमारे पास है फर्नीचर, हमारे पास है भाई एसी, एयर कंडीशनर, हमारे पास है टेबल, हमारे पास है चेयर, हमारे पास है लैंड। अब मुझे बताओ प्लांट, क्या प्लांट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है? हाँ जी, चैट बॉक्स में मुझे बताते रहो, क्या प्लांट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है? चैट बॉक्स में बताओ मुझे। यस सर, प्लांट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है। क्या फर्नीचर के ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है? यस सर, फर्नीचर के ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है। जो हमारे घर में एसी हम लोग यूज कर रहे हैं, क्या उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगता है? यस सर। टेबल के ऊपर? यस सर। चेयर के ऊपर? यस सर। लैंड के ऊपर बताओ, लैंड के ऊपर बताओ डेप्रीसिएशन लगेगा? हाँ जी, लैंड के ऊपर बताओ डेप्रीसिएशन लगेगा? मुस्कान, खुशी, महक, आर्यन, आकाश, उज्जवल, मुझे इसके ऊपर बताओ। प्रियांशु आ गया, प्रियांशु मुझे बताओ लैंड के ऊपर। भाई एक ही बार, क्या नाम है इसका, आकाश, एक ही बार बताना होता है बेटा, मुझे पता लग गया। दो दो लैपटॉप मैंने यहाँ पे ओपन किए हुए हैं, मुझे पता लग गया कि लैंड के ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा। आकाश को पता है, बाकी बाकी किसी बच्चे को नहीं मालूम। एक बच्चा है आकाश, दीपांशु है, खुशी है, प्रियांशु है, महक है, आर्यन है, उज्जवल है, आकाश को पता है भाई, बाकी बच्चों को नहीं मालूम लैंड डेप्रीशिएबल है या नहीं है। तो यहां पे मैंने कहा कि भैया लैंड के ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा, लैंड के ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा। बिल्डिंग के ऊपर, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगा? बिल्डिंग के ऊपर आकाश कह रहा है यस सर, बिल्डिंग के ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगा। आकाश कह रहा है बिल्डिंग के ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगा, बिल्कुल सही बात है भाई, ठीक है ना। अब यहां पे हमारे पास आ गया स्टॉक, स्टॉक के ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगा। इन्वेस्टमेंट, हमने रिलायंस के शेयर खरीद लिए, रिलायंस के शेयर में हमने पैसा लगा दिया, मुकेश अंबानी की कंपनी में हमने पैसा लगा दिया भाई, क्या हमारी इन्वेस्टमेंट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगा? तो यहां पे आंसर है मुस्कान, नो, आंसर है नो, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट के ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं लगता। अब आपको नहीं लग रहा हमारे आगे एक प्रॉब्लम जनरेट हो गई है, हम सबके आगे एक प्रॉब्लम जनरेट हो गई। प्रॉब्लम क्या जनरेट हो गई? हाउ टू डिटरमाइन which asset is chargeable for depreciation and which asset is not chargeable for depreciation। कौन सी एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगेगा, कौन सी एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा, क्या ये जानना जरूरी हो गया या नहीं हो गया? हाउ टू डिटरमाइन मतलब कि हम कैसे पता करेंगे कि इस एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगना है, इसके ऊपर नहीं लगना। भाई हम तो अकाउंटेंसी पहली बार पढ़ रहे हैं ना, जिसको अकाउंटेंसी आती है तो वो बंदा भी तो डिटरमाइन करता होगा। कैसे डिटरमाइन करता है वो कि इस एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाना है, इस एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं लगेगा? क्या आप ये जानना चाहते हैं? क्या आप सारे बच्चे ये जानना चाहते हैं? चैट बॉक्स में बताओ कि एक अकाउंटेंट कैसे डिटरमाइन करता है कि इस एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाना है, इस एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन नहीं लगाना। तो मुस्कान कह रही है यस सर, उज्जवल जानना चाहता है, महक जानना चाहती है कि सर हमें कैसे पता लगेगा। देखो एक अकाउंटेंट, प्रियांशु, एक अकाउंटेंट कैसे पता करता है? सबसे पहले यहाँ पे एग्जांपल में लिखो एसेट, बहुत सारी एसेट्स के मैं यहाँ पे आपको नाम बताऊंगा। उसके बाद पहली कंडीशन है लाइफ, लाइफ क्या होनी चाहिए? मोर देन 1 ईयर। तो लाइफ होनी चाहिए जी मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा की लाइफ होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन फाइनाइट लाइफ होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है? फाइनाइट लाइफ होनी चाहिए। हमें पता हो
कि उस एसेट की लाइफ कितनी है। तीसरा, यूज इन प्रोडक्शन, यूज इन प्रोडक्शन, और वो प्रोडक्शन में यूज होनी चाहिए, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये हमारे पास कंडीशन है। ये कंडीशन अगर एक बार तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो वो डेप्रीशिएबल एसेट है, तो जाके वो डेप्रीशिएबल एसेट है। अगर ये 1 2 3 तीनों प्लस हो जाते हैं तो जाके वो डेप्रीशिएबल एसेट है। 1 + 2 + 3 तो जाके वो डेप्रीशिएबल एसेट है। तो पहली एसेट है हमारे पास यहां पे बिल्डिंग, सबसे पहले बिल्डिंग। दूसरी यहां पे ले लेते हैं मशीनरी, मशीनरी आपका बहुत यूज होने वाला है। तीसरी यहां पे ले लेते हैं इन्वेस्टमेंट, और चौथी अभी बताता हूं आपको। तो सबसे पहले मशीनरी की बात करते हैं, 2 मिनट के लिए बिल्डिंग को भी छोड़ दो, मशीनरी की बात करते हैं सबसे पहले आपके साथ। तो मुझे मशीनरी का बताओ जी, मशीनरी का बताओ, क्या मशीनरी की लाइफ 1 साल से ज्यादा है? क्या मशीनरी की जो लाइफ है, जो हमारे पास मशीन है, क्या उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है? बताओ मुझे। आंसर इज यस, उनकी लाइफ क्या है, 1 साल से ज्यादा है। क्या जो मशीन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं, क्या उसकी लाइफ भी हमें पता है कि इसकी लाइफ कितनी होगी? आंसर इज यस, उसकी लाइफ कितनी होगी ये भी हमें पता है। अच्छा, उसकी कितनी लाइफ होगी ये कौन डिसाइड करेगा? ये एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा। एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्सेंट्रेट करना व्हाट आई एम सेइंग, एडमिनिस्ट्रेशन डिसाइड करेगा कि उस मशीनरी की लाइफ कितनी होगी, क्योंकि उसको पता है कि भैया मैं उसका यूज कैसे कर रहा हूं। जैसे एसी भी क्या है, एक मशीन है। एसी क्या है, एक मशीन है। तो भैया हमारा जो एसी है वो फैक्ट्री में लगा है, हमारा जो एसी है वो बैंक में लगा हुआ है, हमारा जो एसी है वो ऑफिस में लगा हुआ है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, जो जो ऑफिस के अंदर लगा हुआ है एसी, भाई उसकी क्या लाइफ होगी। जो एसी हॉस्पिटल में लगा है उसकी लाइफ क्या होगी, जो एसी फैक्ट्री में लगा है उसकी लाइफ क्या होगी। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन डिटरमाइन करेगी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डिसाइड नहीं करेगी कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने लिख के दे दिया कि भैया इस एसी की जो लाइफ है वो 5 साल है, उससे डिटरमाइन नहीं होगा। आप उसका यूज किस तरीके से कर रहे हैं, आप उसका यूज किस तरीके से कर रहे हैं। कार भी तो एक मशीनरी है। तो अगर आप देखो, हम कार का कॉमर्शियल यूज कर रहे हैं, कॉमर्शियल मतलब समझते हो ना, 2 गाड़ियां होती हैं, एक गाड़ी में व्हाइट प्लेट होती है, एक में आपने देखा होगा येलो प्लेट होती है, पता है आप लोगों को? पहले चैट बॉक्स में मुझे ये बताओ, ये सारे बच्चों को क्लियर है या नहीं है? जो हमारी कारें चलती हैं रोड के ऊपर, तो वहां पे क्या होता है भाई, कॉमर्शियल गाड़ियां होती हैं जो येलो प्लेट आती है, जो हमारी पर्सनल गाड़ी होती है वो व्हाइट प्लेट होती है। इसकी नॉलेज आप लोगों को है या नहीं है? दीपांशु, दीपांशु, उज्जवल, आकाश, महक, इनको पता है भाई, इन बच्चों को पता है। बाकी आकाश आपको नहीं पता, आर्यन, खुशी, प्रियांशु, प्रियांशु को भी नहीं मालूम, आकाश को पता है, वेरी वेरी गुड। तो भाई मुझे बताओ, जो कॉमर्शियल यूज हो रहा है जिस गाड़ी का, क्या उसकी लाइफ ज्यादा होगी या पर्सनल, जिसका हम पर्सनल यूज कर रहे हैं उसकी लाइफ ज्यादा होगी? बताओ कौन सी कार की लाइफ ज्यादा होगी, बताओ मुझे चैट बॉक्स में। मुस्कान कह रही है पर्सनल। तो भैया लाइफ कौन डिसाइड करेगा? जो बंदा उसको यूज कर रहा है, जो उसे यूज कर रहा है वो लोग लाइफ डिसाइड करते हैं, ठीक है, क्या लाइफ होगी उसकी। अब आप ये चेक करो, क्या वो मशीनरी प्रोडक्शन पर्पस के लिए यूज हो रही है? क्या वो मशीनरी, जैसे कार है तो क्या रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज के लिए यूज कर रहे हैं? तो आंसर इज यस, कार को हम रेंडरिंग ऑफ सर्विस के लिए क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो मुझे बताओ यहाँ पे तीनों केस में आंसर क्या हो गया, यस हो गया। तो क्या ये डेप्रिशिएबल एसेट है? आंसर इज यस। वेरी वेरी गुड मुस्कान, बहुत बढ़िया बेटा। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाती है तो उसे डेप्रिशिएबल एसेट बोला जाएगा। समझ में आया या नहीं आया?
पहले इतना बता दो समझ में आया या नहीं आया। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो उसे डेप्रीशिएबल एसेट बोला जाएगा। आज के बाद आपको कोई भी कहे कि भैया बताओ कि ये डेप्रीशिएबल एसेट है या नहीं है, उसको बोलो रुक जा, हमें 3 कंडीशन चेक करने दो। उज्जवल कह रहा है क्लियर हो गया सर, तो उसको बोलना भाई उज्जवल हमें 3 कंडीशन चेक करने दे। बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग की लाइफ 1 साल से ज्यादा है? आंसर इज यस। क्या बिल्डिंग की लाइफ फाइनाइट है? आंसर इज यस। ऐसा तो है नहीं कि भाई बिल्डिंग कभी खत्म नहीं होने वाली, ऐसा टाइम आएगा कि बिल्डिंग का प्लास्टर निकलने लग जाएगा, ऐसा टाइम आएगा बिल्डिंग रिपेयरिंग मांगेगी। तो आपने देखा है कई लोग अपने घर पुराने हो जाते हैं, दादा के दादाजी ने वो घर बनवाया था, और कई लोग जब वो घर पुराने हो गए, 100 साल हो गए उस घर को बने हुए, तो लोग क्या करते हैं अपना पूरा घर रिकंस्ट्रक्शन करवाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय रिकंस्ट्रक्शन? सर पूरा घर तोड़वा देते हैं, वो पूरा का पूरा घर वो लोग तोड़वा देते हैं। आगे जी बात समझ में? तो हर घर की, हर बिल्डिंग की क्या है? फाइनाइट लाइफ है। जैसे आप मॉल देखते हो, बड़े बड़े मॉल्स बना रखे हैं, इरोस कंपनी का नाम सुना होगा, कई मॉल्स के ऊपर देखना ये कंपनी का नाम लिखा होगा, इरोस। तो ये कंपनी डीएलएफ, ये कंपनियां क्या करती हैं भाई? बड़े बड़े मॉल्स बनाती हैं। आपको पता है सरकार ने इसकी लाइफ बना रखी है, 99 ईयर्स की इनकी क्या है? लाइफ है। उसके बाद इस पूरी बिल्डिंग को, पूरे मॉल को तोड़ दिया जाएगा भाई, पूरा मॉल तोड़ दिया जाएगा, उसका इंस्पेक्ट किया जाएगा। अगर रिपेयरिंग से काम चल सकता है तो रिपेयरिंग से काम चला लेंगे, फिर नहीं तोड़ने वाले, अदरवाइज पूरा मॉल तोड़ के दोबारा बनाया जाएगा। तो इनकी जो लाइफ होती है वो 99 ईयर्स की लाइफ यहाँ पे सरकार देती है कि चलो 99 ईयर तक, 99 बोल रहा हूं ठीक है, 100 में एक कम, कहीं आप 999 ले लो, 99 भाई, ठीक है, 100 में एक कम। तो ये लाइफ यहाँ पे डिसाइड की जाती है मॉल्स की। तो क्या ये यूज इन प्रोडक्शन, रेंडरिंग और सर्विस में यूज होते हैं? आंसर इज यस। तो क्या ये डेप्रीशिएबल एसेट है? आंसर इज यस, आंसर इज यस। चलो जी इन्वेस्टमेंट बताओ मुझे, मुझे इन्वेस्टमेंट बताओ, इन्वेस्टमेंट की क्या कहानी है? हाँ जी, क्या इन्वेस्टमेंट की लाइफ 1 साल से ज्यादा है? मैंने रिलायंस की कंपनी में पैसा लगा रखा है, रिलायंस के मैंने शेयर्स खरीदे हुए भाई। बच्चों ने नाम सुना हुआ है, कंपनीज के शेयर्स होते हैं, बिजनेस स्टडीज में पढ़ाया जाता है आपको, ठीक है ना, 2nd या 3rd चैप्टर है। तो मैंने रिलायंस की कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, क्या उनकी लाइफ 1 साल से ज्यादा हो सकती है? आंसर इज यस। क्या उनकी लाइफ फाइनाइट है? हाँ जी, क्या उनकी लाइफ फाइनाइट है? आंसर इज यस। वेरी गुड। इट डिपेंड्स अपॉन द होल्डिंग, कि आपने जो शेयर्स होल्ड किए हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए किए हैं या शॉर्ट टर्म के लिए। अगर आपने लॉन्ग टर्म, अगर इन्वेस्टमेंट लिखा है ना मुस्कान, तो अकाउंट्स में बोलते हैं इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। बेटा अगर इन्वेस्टमेंट लिखा है तो अकाउंटेंसी कहती है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि अगर शॉर्ट टर्म होगा तो लिखा हुआ होगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगी तो बुक्स में लिखा होगा कि ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। आपके घर के आगे नो पार्किंग है मुस्कान, आपके घर के आगे नो पार्किंग है, तो बेटा आप बोर्ड लगा के रखो, क्योंकि आपको पता है इंडिया में खतरनाक लोग हैं, जहां लिखा होता है स्मोकिंग नॉट अलाउड, भाई वहीं खड़े होकर स्मोकिंग करते हैं। तो कहानी ये है, अकाउंटेंसी कहती है कि जहां पे लिखा है इन्वेस्टमेंट वो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म होगी क्वेश्चन में लिखा होगा। अब लॉन्ग टर्म का मतलब क्या? जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है। तो मुस्कान को तो समझ में आ गया, बाकी बच्चों को समझ में आ रहा है? जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है, तो इन्वेस्टमेंट लिखा है मतलब 1 साल से ज्यादा लाइफ है। क्या फाइनाइट है? यस फाइनाइट है। क्या यूज इन प्रोडक्शन होगी? नो, बिग नो, ना प्रोडक्शन में यूज होगी ना रेंडरिंग ऑफ सर्विस में यूज होगी, ये तो जब हम चाहेंगे इसे हम बेचेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या है? आपके फादर ने क्या किया है, एक प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, मान लो एक लैंड इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए पैसा लगा रखा है। एक तो क्या है कि आपके फादर ने पैसा लगाया कि भैया मैं अपने सपनों का महल बनाऊंगा,
इस लैंड के ऊपर, इस प्लॉट के ऊपर मैं अपने सपनों का महल बनाऊंगा। वो कहानी साइड में रख दो। आपके फादर के पास बहुत पैसा है भाई, ठीक है ना। कहीं आपने देखा होगा, कहीं मतलब कहीं ऐसे बच्चे भी होंगे जिनके फादर प्रॉपर्टी डीलर होंगे। तो भाई साहब बहुत पैसा है, वो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग में क्या करते हैं, लैंड के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लैंड के ऊपर पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और कुछ टाइम के बाद जब उन्हें अच्छा पैसा डिमांड में मिल रहा होता है उस लैंड का, तो उस लैंड को क्या करते हैं भाई, बेच देते हैं और अपना मुनाफा, अपना प्रॉफिट कमा लेते हैं। बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इसलिए वो यूज इन प्रोडक्शन और रेंटिंग और सर्विस में यूज नहीं होती। तो इस केस के अंदर भैया इसके ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। उज्जवल को पूरा क्लियर है भाई, महक को भी क्लियर है, महक नेगी को भी क्लियर है। तो यहां पे इन्वेस्टमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। मुझे ये बताओ कि जो हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, जो कैलकुलेटर हम लोग यूज करते हैं, क्या उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा? क्या कैलकुलेटर, एक चीज मुझे बताओ, जो फैक्ट्री है या जो ऑफिस है, चाहे कोई सा भी ऑफिस हो, चार्टेड अकाउंटेंट का ऑफिस हो, बड़े बड़े ऑफिस हैं भाई, क्या रिलायंस की कंपनी कैलकुलेटर का यूज करती होगी? आंसर इज यस, ये लोग कैलकुलेटर का यूज करते होंगे, फैक्ट्री में भी कैलकुलेटर का यूज होता होगा। तो क्या डेप्रिसिएशन लगेगा कैलकुलेटर के ऊपर? कैलकुलेटर को आप क्या मानोगे, कैलकुलेटर की जो लाइफ है वो 1 साल से ज्यादा की मान के चलोगे या 1 साल से कम की मान के चलोगे? सारे बच्चे यहाँ पे यस लिख रहे हैं, पर भाई ध्यान से सुनो, जो लाइफ है कैलकुलेटर की, हम उसे मानते हैं कि उसकी लाइफ 1 साल से कम है। अब आप यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन मत करना, क्यों? क्योंकि अकाउंटेंसी कहती है कि हम मान के चलते हैं जो कैलकुलेटर है वो स्मॉल एसेट है। क्या मान के चलती है? स्मॉल एसेट है और इसकी लाइफ जो होगी वो 1 साल से कम की होगी। तो यहीं पे आंसर क्या आ गया? नो। चलने से पहले ही भाई टांग तोड़ दी, चलने से पहले ही टांग तोड़ दी, मतलब समझ गए, आंसर यहाँ पे नो आ गया। बाकी तो आपको पता ही है, यहाँ पे भी यस है। और यूज इन प्रोडक्शन और रेंडरिंग और सर्विस में कैलकुलेटर यूज किया जाता है, पर पहला ही आंसर नो आ गया, तो इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगने वाला, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन नहीं लगने वाला। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं, उसके बाद आप में से किसी का कोई क्वेश्चन और पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक, हाँ जी बताओ, स्टॉक के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं? स्टॉक के ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं? मुस्कान कह रही है सर नहीं लगेगा, वेरी गुड। क्या इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा है स्टॉक की? आंसर इज नो, 1 साल से ज्यादा की लाइफ नहीं है। क्या फाइनाइट लाइफ है? आंसर इज यस। क्या यूज इन प्रोडक्शन होता है? स्टॉक को प्रोडक्शन में यूज किया जाता है? नो भाई, स्टॉक का मतलब फिनिश गुड्स, जो चीज बन के तैयार हो गई उसे प्रोडक्शन में कैसे यूज करेंगे? और स्टॉक को रेंडरिंग ऑफ सर्विस में थोड़ी ना यूज किया जाएगा। स्टॉक को तो बेचने के लिए यूज किया जाता है, स्टॉक तो बेचने के काम आता है, आप सबको पता ही है। तो यहाँ पे ये डेप्रिशिएबल एसेट नहीं। अब आप में से किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, किसी भी एसेट के बारे में आप जानना चाहते हो, डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा, आप पूछ सकते हो। हाँ जी, अगर आप में से कोई बच्चा किसी एसेट के बारे में जानना चाहता है, तो जो बच्चे ऑल ओवर इंडिया रिकॉर्डेड क्लास देख रहे हैं भाई, वो व्हाट्सएप पे मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये एसेट है, बताओ डेप्रिसिएशन लगेगा या नहीं लगेगा। और मैं क्या कहूंगा, नालायक, 3 कंडीशन है, तीनों फुलफिल हो जाएंगी तो डेप्रिसिएशन लगेगा। मैं आप ही से पूछूंगा, मैं यहाँ पे आप ही से पूछूंगा, बताओ लाइफ 1 साल से ज्यादा है? आपने कहा हाँ। क्या फाइनाइट लाइफ है? आपको पता है क्या लाइफ है उसकी? क्या आपको पता है जो बंदा यूज कर रहा है क्या उसको पता है उसकी क्या लाइफ है? आपने कहा हाँ। प्रोडक्शन, हाँ। मुस्कान का क्वेश्चन आ गया करेंसी। तो पहली बात मुस्कान मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो हमारी अकाउंटेंसी है वो करेंसी नहीं बोलती। अकाउंटेंसी में करेंसी नाम का कोई वर्ड ही नहीं है, ठीक है। अकाउंटेंसी देखो क्या बोलती है, अगर अकाउंटेंसी के अकॉर्डिंग आप पूछना चाहो तो इसे क्या लिख सकते हो? देखो जी, अकाउंटेंसी में करेंसी को क्या लिखेंगे? कोई बच्चा मुझे बताएगा चैट बॉक्स में?
कि करेंसी को क्या लिखा जाएगा? ये तो मुस्कान ने खुद ही बता दिया। नालायक को तुमसे पूछा था करेंसी को क्या लिखेंगे, मुस्कान ने खुद ही बता दिया। तो छठा केस है, करेंसी को हम लिखते हैं कैश। हम लोग अकाउंटेंसी के अंदर क्या वर्ड यूज करते हैं? कैश। कैश इन हैंड बोल लो, या अगर आप दूसरा लेना चाहो तो कैश एट बैंक बोल लो। कैश एट बैंक। अब मुझे बताओ भाई जो कैश इन हैंड है और जो कैश एट बैंक है, क्या इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है? एक बार मुझे चैट बॉक्स में बताओ, जो कैश इन हैंड हमारे पास है, कैश एट बैंक हमारे पास है, क्या इसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है? हाँ जी। तो आंसर इज बिग बिग नो। अब आप कहोगे सर आंसर नो क्यों है? नालायकों, करंट एसेट की डेफिनेशन क्या है मुझे बताओ। करंट एसेट की डेफिनेशन है, करंट एसेट आर दोस एसेट्स व्हिच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। तो करंट एसेट्स क्या होती हैं? जो कैश में कन्वर्ट हो जाए विद इन 1 ईयर। और उसके एग्जांपल क्या है? कैश इन हैंड। क्या इसे हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस। क्या जो बैंक का पैसा है वो भी हमारा कैश में है? यस। जब मर्जी चाहे भाई आप अपने बैंक अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। क्या मुझे बताओ, एक लाला को उसके बैंक अकाउंट से पैसा निकालना है, क्या बैंक मना कर सकता है? आंसर इज नो, नहीं मना कर सकता। तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक लाइफ क्या है भाई? 1 साल से कम। क्या फाइनाइट लाइफ है? हाँ जी। क्या कैश की कोई फाइनाइट लाइफ है? क्या कैश की कोई फाइनाइट लाइफ है? तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? कैश की कोई फाइनाइट लाइफ है क्या? हमें पता है कितने टाइम तक ये कैश हमारे पास रहेगा? आंसर इज नो। हमें क्या पता भाई क्या लाइफ है इसकी? कभी भी हम हमारी जेब से कैश जा सकता है। क्या यूज इन प्रोडक्शन होता है? यस, कैश को प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। आप कैश देके ही तो सामान खरीदते हो। क्या सर्विसेज रेंडर करने के लिए कैश का यूज होता है? आंसर इज यस। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगेगा या नहीं? चैट बॉक्स में बताओ, इट इज डेप्रिशिएबल और नॉट? यस और नो? आंसर इज नो। तो कैश हमारी डेप्रिशिएबल नहीं है। कैश हमारी डेप्रिशिएबल नहीं है। मुस्कान, बहुत बढ़िया बेटा। और किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो, मोस्ट वेलकम भाई, मोस्ट वेलकम। कोई भी क्वेश्चन हो आपका, आप जानना चाहते हो, एक बार मुझे चैट बॉक्स में बता दो। क्लियर है तो लिख दो क्लियर है। कोई क्वेश्चन पूछना है तो आंसर लिख दो। क्वेश्चन पुट अप करो, अपना क्वेश्चन पूछो मुझसे। सर इस क्वेश्चन का जवाब चाहते हैं हम, पूछो मुझसे। महक को क्लियर हो गया, वेरी गुड। हाँ जी। तो यहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले मैंने आपको मीनिंग बताया, पर मैंने आपको कहा कि मीनिंग आपको कब समझ में आएगा? हाँ जी, जब आप इन चीजों को जानोगे। सबसे पहले आपको क्या जानना है? सिस्टमेटिक एलोकेशन। तो इसमें हम आने वाले हैं अभी। तो इससे पहले मैंने आपको क्या बता दिया कि डेप्रीशिएबल एसेट किसको बोलोगे? डेप्रीशिएबल एसेट किसको बोलोगे? किसको बोलोगे डेप्रीशिएबल एसेट? जो तीनों कंडीशन क्या कर दे? सेटिस्फाइड। ये तीनों कंडीशन जो सेटिस्फाई करेगा उसे डेप्रीशिएबल एसेट बोलेंगे। लाइफ 1 साल से ज्यादा। जहां बैठे हो वहां बैठ के बोलो, लाइफ क्या होनी चाहिए? 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए। और सारे बच्चे बोलो, जहां पे बैठे हो भाई वहीं बैठ के बोलो। सारे बच्चे बोलेंगे लाइफ क्या होनी चाहिए? 1 साल से ज्यादा होनी चाहिए, फाइनाइट लाइफ होनी चाहिए, और वो एसेट या तो प्रोडक्शन के लिए यूज हो रही हो, या रेंडरिंग ऑफ सर्विस के लिए यूज हो रही हो, या एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए यूज हो रही हो। तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होंगी तो वो डेप्रीशिएबल एसेट बोली जाएगी। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब डेप्रीशिएबल एसेट हमें समझ में आ गया मुस्कान।
आपसे कोई बोलेगा डेप्रिशिएबल एसेट क्या होती है, तो आप उसे बोल सकते हैं, वन वर्ड में नहीं बता सकते डेप्रिशिएबल एसेट क्या होती है। तीन चीजों को अगर हम जोड़ेंगे तो डेप्रिशिएबल एसेट बनेगी। अब डेप्रिशिएबल एसेट तो बन गई, क्या हो गया, डेप्रिशिएबल एसेट तो बन गई। अब उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैंने आपको ये तो बता दिया, मैंने आपको ये तो बता दिया कि डेप्रिशिएबल एसेट क्या होती है। तीन चीजों को अगर हम जोड़ दें, 1 2 3 समझ गए ना, तीन चीजें हैं, तो अगर इन तीन चीजों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, डेप्रिशिएबल एसेट बन जाएगी। आपसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी पूछ ले तो आप उसको बता देना कि भैया तीन चीजों को जोड़ने से डेप्रिशिएबल एसेट बनती है। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट कहेगा मैंने तो ये पूछा था डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो उसको बोलना सर जब तक हमें ये ही नहीं पता होगा कि डेप्रिशिएबल एसेट क्या होती है तो मैं आपको कैसे बता दूं डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले हमेशा क्या बताओगे, स्टेप वन होगा आपका, सबसे पहले कोई आपसे डेप्रिसिएशन पूछे डेप्रिसिएशन क्या है, उसको पहले बताओ डेप्रिशिएबल एसेट क्या है, उसको पहले ये चीज बताओ। फिर जाके आप एक्सप्लेन कर सकते हो, फिर जाके आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। बट इसके बीच में भी एक कबाब में हड्डी है, और वो कबाब में हड्डी क्या है, ध्यान से देखो भाई, वो कबाब में हड्डी है सिस्टमैटिक एलोकेशन। क्या है, सिस्टमैटिक एलोकेशन। ये क्या कहानी है भाई, सिस्टमैटिक एलोकेशन मतलब कि डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के मेथड है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के क्या है, सूटेबल मेथड है। एक है स्ट्रेट लाइन मेथड और एक को हम बोलते हैं WDV मेथड। वैसे तो और भी मेथड है, जब आप सीए का कोर्स करेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स करेंगे, तो और भी मेथड है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, बट ये दो मेथड सूटेबल मेथड है। या तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं या WDV। तो डेप्रिसिएशन का मीनिंग समझने के लिए हमें इस कबाब में हड्डी को समझना पड़ेगा। ये क्या चीज है भाई, स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, WDV क्या है, उसके बाद हमें पता लगेगा डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो आप स्टेप देख रहे हो किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। टीचर क्या करते हैं भाई, डायरेक्टली बता दिया बच्चे को डेप्रिसिएशन ये होता है, किसी एसेट का वेयर एंड टियर होगा, टेंजिबल एसेट होगी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा देना। भाई सबसे पहले ये तो पता लगे कि डेप्रिशिएबल एसेट कैसे पता लगेगी, उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा भी या नहीं होगा, हमें कैसे पता लगेगा कि उस एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होना है। सबसे पहले तो हमें ये पता लगे, तो मैंने आपको वो चीज बताई कि सर उसके लिए डेप्रिशिएबल एसेट पता होनी चाहिए। कैसे पता लगेगा कि ये डेप्रिशिएबल एसेट है, अब हमारे पास दो मेथड है डेप्रिसिएशन चार्ज करने के, तो पहले इन मेथड को समझते हैं और उसके बाद अपने आप डेप्रिसिएशन जो वर्ड है मुस्कान, उसका मीनिंग हमारे सामने अपने आप आ जाएगा, खुल जा सिम सिम। ठीक है जी, तो आगे आप लोग यहां पे देखो दो मेथड, तो आगे आप लोग लिखेंगे फॉर्मूला, जहां पे आपने ये दो मेथड लिखे थे ए और बी, स्ट्रेट लाइन मेथड लिखा था आपने, WDV मेथड लिखा था, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोल लो, दोनों नाम है इसके, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अभी तो बहुत सारे नाम मैं बताऊंगा, इन मेथड्स के अलग अलग नाम से बुलाया जाता है इन मेथड्स को, तो मैं वो नाम भी आपको बताऊंगा। तो इनके फॉर्मूला लिख लो, क्या फॉर्मूला है, स्ट्रेट लाइन मेथड का क्या फॉर्मूला है, स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन कैसे निकलेगा स्ट्रेट लाइन मेथड से। तो आपको क्या करना है भाई, ओरिजिनल कॉस्ट लेनी है माइनस स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू आपको माइनस करनी है, अभी बताऊंगा ये क्या होती है, और डिवाइड में यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, उस एसेट की क्या यूजफुल लाइफ है। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला हो। पहले फॉर्मूले लिख लो एक बार, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। दूसरा देखो,
अभी लिखने का टाइम देता हूं। दूसरा देखो WDV, WDV का कैसे निकलेगा, डेप्रीसिएशन, सॉरी यहां पे लिख लो WDV मेथड, WDV मेथड और नीचे रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कैसे निकालेंगे, तो इसमें रेट ऑफ डेप्रीसिएशन कैसे निकालते हैं, 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड में ओरिजिनल कॉस्ट, और इसको ब्रैकेट कर दो 1 अपॉन में लाइफ, और इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे, इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा, पूरे को मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। एक बार इसे लिख लो, बिल्कुल ध्यान से देखना आप लोग। तो सबसे पहले आ जाते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर, ठीक है। सबसे पहले स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करते हैं। तो डेप्रीसिएशन चार्ज करने का पहला मेथड कौन सा है, हाँ जी, डेप्रीसिएशन चार्ज करने का पहला मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड, ये सबसे पहला मेथड। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या होगा, हमें अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन निकालना होगा। अभी कोई बच्चा लिखेगा नहीं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से देखो। हमें क्या निकालना होगा, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन निकालना होगा। मतलब कि जो हमारी डेप्रीशिएबल एसेट है उसके ऊपर कितना डेप्रीसिएशन लगेगा, उसके ऊपर कितना डेप्रीसिएशन लगेगा, ये हमें निकालना होगा। उसके ऊपर क्या है, कितना डेप्रीसिएशन लगेगा, ये हमें निकालना होगा। और ये कैसे निकालेंगे हम, पर एनम निकालेंगे। मतलब पर एनम का मतलब क्या होता है, एक साल का डेप्रीसिएशन, कि भैया एक साल में कितना डेप्रीसिएशन लगेगा, ठीक है। एवरी ईयर का हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एवरी ईयर का डेप्रीसिएशन निकालेंगे। तो फॉर्मूला मैंने क्या बताया आपको, मैंने आपको बोला ओरिजिनल कॉस्ट, क्या बोला मैंने, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, माइनस में मैंने लिखवाया स्क्रैप वैल्यू, डिवाइड में मैंने लिखवाया यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, उस एसेट की यूजफुल लाइफ क्या। अब इसमें नंबर 1 हमें ये जानना है कि भैया ये ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है, ठीक है, ये हमें जानना है ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है। तो मैं इसको यहाँ पे ओसी लिख रहा हूं, ओसी का मतलब ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट का क्या मतलब होता है, परचेज, ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, परचेज प्राइस ऑफ द एसेट, परचेज प्राइस ऑफ एन एसेट। जो आपने एसेट परचेज की भाई, उसका परचेज प्राइस क्या था, कितने में आपने उस एसेट को खरीदा। इसको हम दूसरे वर्ड में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी बोल सकते हैं, कि उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या है। एग्जाम्पल के लिए मैंने एसी खरीदा, तो एसी मैंने कितने का खरीदा भाई, 50,000 रुपए का मैंने एसी लिया, ठीक है। 2 टन का मैंने हिताची का, मान लो एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, 50,000 रुपए में मैंने 2 टन का एसी ले लिया, खरीद लिया। प्लस मेरा भाई इंस्टॉलेशन चार्जेस लगे, प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस, ठीक है ना। जनरली एसी के 1,000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस लगते हैं, मान लो यहाँ पे 1,000 रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस, प्लस कार्ट्रेज भी लगी होगी। तो कार्ट्रेज क्या, कार्ट्रेज उसको क्या बोलते हैं, हाँ जी, इनवर्ड या आउटवर्ड। तो यहाँ पे इनवर्ड लिखेंगे या आउटवर्ड लिखेंगे, इनवर्ड। तो हम लोग यहाँ पे इतनी सारी चीजें यूज नहीं करेंगे, हम लोग एक वर्ड में क्या लिखेंगे सीधे, मैं सीधे यहाँ पे लिख देता हूं डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या लिख देता हूं, डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस। और डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है, हाँ जी, डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस विच आर इंकर्ड, डायरेक्ट एक्सपेंस आर दोज एक्सपेंस
which are incurred to bring the goods up to the place of go down. up to the place of go down मैं यहां लिख लेता हूं go down, up to the place of go down or place of business मेरे पास वहां पे स्पेस नहीं थी, मैंने यहां पे लिख लिया कि डायरेक्ट एक्सपेंस। क्या मतलब है डायरेक्ट एक्सपेंस का? तो डायरेक्ट एक्सपेंस का मतलब है कि भैया हम गुड्स को खरीद के लेके आए अप टू द प्लेस ऑफ बिजनेस या अप टू द प्लेस ऑफ गो डाउन, ठीक है, या जहां पे आप लोग उसे यूज करोगे। जैसे आप लोग एसी को खरीद के कहां पे लेके आ गए? घर पे। तो एग्जाम्पल के लिए क्या हो गया आपके लिए? कैरेज इनवर्ड भाई रिक्शे वाले का भाड़ा, फ्रेट भी बोलते हैं हम लोग, कैरेज भी बोलते हैं, अलग अलग नाम से बुलाया जाता है अकाउंट्स के अंदर। तो कैरेज इनवर्ड बोल लो या फ्रेट इनवर्ड बोल लो, ठीक है। जो भाड़ा लगा रिक्शे वाले का तो वो भी उसमें जुड़ जाएगा। मान लो उसने भी 500 रुपए ले लिए भाई, दूर से आया, ठीक है ना। ये सारा जोड़ने के बाद क्या निकलेगी? ओरिजिनल कॉस्ट। ये सारा जोड़ोगे तो जो हमारी डेप्रीशिएबल क्या है? एसेट, उसकी निकलेगी जी ओरिजिनल कॉस्ट। तो सबसे पहले तो आप ये चेक कर लो। अच्छा, आप 11th क्लास के अंदर है, मजे ले रहे हो? सर क्या मजे भाई? तुम्हें तो पहले से ही क्वेश्चन में बताएगा कि इस एसेट के ऊपर क्या चार्ज करना है? डेप्रीसिएशन चार्ज करना है। तो आपको तो क्वेश्चन में बताया जाएगा कि आपको इस एसेट के ऊपर क्या चार्ज करना है? डेप्रीसिएशन चार्ज करना है, आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो आप लोगों को क्वेश्चन में बताया जाएगा कि इसके ऊपर क्या चार्ज होगा। हाँ जी, डेप्रीसिएशन चार्ज होगा। ये तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि हमें कैसे पता लगता है कि ये डेप्रीशिएबल एसेट है या नहीं है, और उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं। उसके बाद बात आ गई स्क्रैप वैल्यू की। ये क्वेश्चन में गिवन होगी कि भैया जो उसकी एसेट की लाइफ है, लाइफ कितनी है भाई एसेट की? मान लो 5 साल की लाइफ है, मान लो 5 साल की लाइफ है, ये मैं अजम्पशन ले रहा हूं। तो भाई बताया जाएगा कि 5 साल के बाद वो एसेट कबाड़ में, कबाड़ी को बेचोगे तो वो एसेट कितने में बिक जाएगी, ये बताया जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इसका हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड जो हमारा डेप्रीसिएशन चार्ज करने का है, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल लिखो, एग्जांपल नंबर 1। क्या एग्जांपल है भाई? कॉस्ट ऑफ एसेट। एसेट की कॉस्ट है जी, कॉस्ट ले लो एसेट की, कितनी ले लें भाई? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए की एसेट की कॉस्ट। स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू ले लो भाई 20,000 रुपए की स्क्रैप वैल्यू ले लो, और लाइफ ले लो 5 साल। लाइफ कितनी? 5 नहीं, चलो 10 साल की लाइफ ले लो, 10 साल की लाइफ है, 10 ईयर्स। कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। क्या आप में से कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन क्या होगा? पहली चीज आपको लिखा है कैलकुलेट। क्या कैलकुलेट करना है? ए, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन, और बी, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन पर एनम। आप में से कोई बच्चा ये दोनों चीजें निकाल सकता है? हाँ जी, मुझे बताओ, क्या आप लोग ये दोनों चीजें निकाल सकते हो? एक बार जल्दी से आप लोग निकालो, देखते हैं आप लोगों का क्या आंसर आता है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है।
हाँ जी, सारे बच्चे एक बार चैट बॉक्स में बता दो 8,000 रुपए अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन सारे बच्चों ने निकाल लिया, क्योंकि भाई ये तो निकाल ही सकते हो, इसे निकालने में कौन सा आपको बहुत मेहनत करनी है। दीपांशु ने निकाल लिया। तो भैया ए पार्ट का आंसर कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू माइनस डिवाइड में लाइफ। तो भैया ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है 1,00,000, स्क्रैप वैल्यू कितनी है 20,000, लाइफ क्या है 10 साल। तो ये आ जाएगा भाई आपका 8,000 रुपए पर एनम डेप्रीसिएशन। अब हमें रेट निकालना है, रेट का मतलब हमें परसेंटेज निकालनी, कितने परसेंट डेप्रीसिएशन चार्ज होगा, कितने परसेंट ये डेप्रीसिएशन चार्ज किया गया होगा। तो उसका फॉर्मूला लिख लो सारे बच्चे, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन का फॉर्मूला लिख लो। रेट ऑफ डेप्रीसिएशन का क्या फॉर्मूला है, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन डिवाइड में ओरिजिनल कॉस्ट मल्टीप्लाई में 100। तो भैया रेट निकल के आ जाएगा, मतलब परसेंटेज निकल के आ जाएगी पर एनम। आकाश बेटा आप बोलो माइक में, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना निकला आपका। सर निकाल रहा हूँ, 1 मिनट। अबे क्या निकाल रहे हो यार, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन पूछा है वो तो आपने निकाल ही लिया, 8,000 रुपए निकला है। सो जाते हो 2 मिनट में। निकाल रहा हूँ सर, रेट। अच्छा रेट निकाल रहे सर हो, क्या 8%। बात है। ओ भाई साहब क्या बात है, तुम तो भाई चीते हो चीते। इतनी जल्दी नहीं आकाश, आराम से बेटा, प्यार से, बेबी स्टेप। अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन कितना है 8,000, कछुए की चाल चलनी है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी बताई थी 1,00,000, वेरी गुड, मल्टीप्लाई में 100। अब जीरो से जीरो देखो कैसे उड़ाते हैं, इधर 3 जीरो उड़ा दो, 3 जीरो उड़ गए भाई, इधर 2 जीरो उड़ गए भाई, कितने परसेंट आ गया ये, कितना परसेंट आ गया, 8% पर एनम आ गया डेप्रीसिएशन। सर 8%। ठीक है ना, 8% पर एनम आपका डेप्रीसिएशन आ गया। अब आप क्या करो, आप क्या करो भाई, आपके पास जो 1,00,000 रुपए है वो क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट है, इसका 8% निकाल लो, इसका 8% निकाल लो आप, कितना आएगा 8,000 रुपए डेप्रीसिएशन आ जाएगा एवरी ईयर। एवरी ईयर आपके पास जो डेप्रीसिएशन आएगा वो 8,000 रुपए आएगा। ठीक है ना, ओरिजिनल कॉस्ट में क्या मल्टीप्लाई कर दिया, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन। तो भाई ये पहले साल का, ये फर्स्ट ईयर का डेप्रीसिएशन आ गया। आकाश सेकंड ईयर में क्या डेप्रीसिएशन लगेगा, सेकंड ईयर में बताना जरा। दीपांशु 8%, वेरी गुड। तो सेकंड ईयर में भी 8,000 लगेगा। अब भैया थर्ड ईयर में कितना लगेगा बेटा 8,000। खुशी फोर्थ ईयर में कितना लगेगा 8,000। महक फिफ्थ ईयर में कितना लगेगा 8,000। सिक्स्थ ईयर में कितना लगेगा 8,000। सेवंथ ईयर में कितना लगेगा मुस्कान 8,000। ऐसे 10 साल तक लाइफ कितनी है भाई आकाश, 10 साल की लाइफ है। 10 साल तक आप 8,000 रुपए डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। मुझे बताओ 10 साल तक 8,000 रुपए लगाओगे तो 8,000 मल्टीप्लाई में 10 कितना हो जाएगा भाई, 80,000 हो जाएगा। 80,000। हाँ, और 10वें साल में जब बेचोगे तो कितनी स्क्रैप वैल्यू मिलेगी आपको, कबाड़ी को बेचोगे तो कितना पैसा मिल जाएगा सर 20,000। 20,000 रुपए मिल जाएंगे, कबाड़ी को बेचोगे भाई। तो ये मुझे बताओ आपके पास टोटल 10 साल के बाद 1,00,000 रुपए इकट्ठा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यस सर। क्या मुझे बताओ, हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं भाई, जो हमारी इनकम हो रही है
जो हम लोग पैसा कमा रहे हैं, क्या उसमें से खर्चे माइनस करके प्रॉफिट आएगा? बोलो बेटा आकाश, माइक ऑन रखो आप। यस सर। वेरी गुड। अब बेटा मेरा साथ दो, आप मुझे ये बताओ, मैंने कहा इनकम में से खर्चा माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। अब भाई मैंने इस साल फर्स्ट ईयर में मान लो मैंने 50,000 रुपए इनकम अर्न की। अब मैंने भाई मशीन खरीदी, मैंने कितने की खरीदी थी मशीन? 1 लाख की। अगर मैं ये 1 लाख का खर्चा दिखा दूंगा तो क्या मेरा प्रॉफिट गलत नहीं आएगा? क्या मेरा प्रॉफिट गलत आएगा? हाँ जी बताओ। यस सर। हाँ, इसीलिए अकाउंटेंसी कहती है यस कि सर। हाँ वेरी गुड, इसीलिए अकाउंटेंसी कहती है आकाश कि आपको 1 लाख रुपए नहीं दिखाना, आपको 1 लाख रुपए नहीं दिखाना। ये 1 लाख रुपए कब तक यूज करोगे? इस एसेट को कब तक यूज करोगे? 10 साल तक यूज करोगे, क्योंकि जब तक आप सर बेचना। हाँ वो हम लोग पहले ही डिटरमाइन कर लेंगे कि हमने इस एसेट को कब तक यूज करना है। आपने नई कार खरीदी, आप पहले डिसाइड कर लो भाई मैं 3 साल यूज करूंगा, बस 5 साल यूज, एस्टिमेट कर लो, एक अनुमान। ये नहीं कह रहे आपको आप एक्यूरेटली पता लगा लो, नहीं भाई 5 साल बोले तो 5 साल के बाद ही बेचूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। एस्टिमेट लगा लो कि भाई मैंने 10 साल यूज करनी है, एस्टिमेट लगा लो मेरे को 2 साल यूज करनी है, वो कितने भी साल हो सकते हैं, वो आपके ऊपर। जो कंपनी उस एसेट को यूज कर रही है वो डिसाइड करे कितने साल उस एसेट को यूज करना है। जितने साल वो डिसाइड करेगी उतने साल के अकॉर्डिंग हम लोग उसके ऊपर डेप्रीसिएशन लगाएंगे, उतने साल के अकॉर्डिंग हम लोग उसके ऊपर डेप्रीसिएशन। 10 साल का सोचा था भाई, 10 साल के हिसाब से तो पहले साल 8,000 का ही डेप्रीसिएशन लगेगा। ऐसे 10 साल तक हम लोग डेप्रीसिएशन लगाएंगे तो 80,000 रुपए टोटल यहाँ पे डेप्रीसिएशन, 80,000 रुपए हमारे पास 10 साल में आ जाएगा। और 10वें साल में जब उसे कबाड़ी को बेचेंगे तो भाई 20,000 रुपए मिलेंगे। पूरे 1 लाख रुपए हमने अपनी इनकम से क्या कर लिए? वसूल कर लिए। इनकम में से पूरा खर्चा 1 लाख रुपए हमने 10 साल में माइनस कर लिया। वैसे माइनस तो 80,000 ही किया है, क्योंकि 20,000 रुपए तो हमें मिल गया, कबाड़ी को बेच के 20,000 रुपए हमें मिल गया। आप मुझे बताओ सही किया या गलत किया? फिर आकाश सही किया गलत किया बेटा? सर सही। वेरी गुड, सही किया हमने। अब माइक बंद ही रखो अपना। तो ये आप लोगों को मैंने स्टेट लाइन मेथड से, मैंने यहाँ पे स्टेट लाइन मेथड से आपको क्या सिखाया? डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगा। ठीक है, मैंने अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन भी आपको सिखा दी कैसे आएगी, मैंने आपको रेट ऑफ डेप्रीसिएशन भी बता दिया, और 10 साल के अंदर वो पैसा कैसे रिकवर हुआ वो भी मैंने आपको सिखा दिया। अब हमारे पास एक मेथड है, और वो मेथड कौन सा है भाई? कहां गए हम लोग? WDV मेथड। ये आपके सामने, अभी तक मैंने डेप्रीसिएशन वर्ड के अंदर में नहीं आया, क्योंकि जब तक मैं WDV मेथड एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं आपको डेप्रीसिएशन वर्ड का मीनिंग नहीं बताऊंगा। तो ये जो है WDV मेथड से हमें रेट ऑफ डेप्रीसिएशन निकालना है। इसके अंदर अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन भी बताऊंगा कैसे निकलता है, अमाउंट ऑफ डेप्रीसिएशन कैसे निकलेगा वो भी आपको बताऊंगा। पर क्वेश्चन तो भाई ये है, ये बना क्या दिया? ये क्या बना दिया? आकाश बेटा माइक ऑन करके बताओ जरा, आपको ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? क्या है ये ड्रामा? सर जो स्क्रैप वैल्यू अपॉन में ओरिजिनल वैल्यू सर अरे नहीं आया कहने का सर मतलब है इसमें। भाई, क्या आप इस फॉर्मूले को प्रूफ कर सकते हो? जैसे मैंने अभी देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में प्रूफ किया, 1 लाख रुपए लगाए, 1 लाख रुपए वापस आ गया। स्ट्रेट लाइन मेथड में जो हमने 1 लाख रुपए लगाए वो 1 लाख रुपए आ गया। क्या ये WDV मेथड का फॉर्मूला प्रूफ कर लोगे? हाँ जी सर भैया। हाँ हाँ पता हाँ जी नहीं सर, हो भी हाँ। जाएगा। नहीं नहीं बिल्कुल सही बोल, नहीं अब देखो ना सीधी सी बात है, हम लोग मैथ पढ़ते हैं, जितने भी फॉर्मूले भाई सबकी डेरिवेशन होती है, हर कोई फॉर्मूला पहले से ही हैंड्स प्रूफ है, तभी तो आपको फॉर्मूला बताया गया। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? A + B का होल स्क्वायर आपको पता है क्या होता है?
तो भैया वो पहले से ही फॉर्मूला क्या है, प्रूफ है, a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, हेंस a इज इक्वल टू सी। तो भैया ये चीज पहले से ही प्रूफ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला भी ऑलरेडी प्रूफ होगा। पर आप में से कोई बच्चा इस फॉर्मूले को प्रूफ कर सकता है? जैसे मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर किया, 1 लाख रुपए हमने लगाए, 10 साल के बाद हमारी जेब में 1 लाख रुपए आ गए। आकाश, क्या स्ट्रेट लाइन मेथड में ऐसा ही हुआ? बताओ मुझे। हाँ जी, क्या स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर ऐसा हुआ या नहीं हुआ? बताओ मुझे। यस सर। वेरी गुड। अब जब मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, मैंने लक्ष्मी नगर, पटेल नगर, मुनीर का, पता नहीं कहाँ का, मैंने साउथ एक्स, गुड़गांव, द्वारका, बहुत जगह क्लास ली है, राजस्थान, बिट्स प्लानी, पता नहीं कहाँ कहाँ मैं गया इन सालों के अंदर। आज तक भाई कोई बच्चा मुझे जवाब नहीं बता पाया। चार्टेड अकाउंटेंट, इवन चार्टेड अकाउंटेंट मेरे को मिले, वो लोग मेरे को आंसर नहीं दे पाए कि सर इसकी डेरिवेशन कैसे हुई। उनको फॉर्मूला रटा दिया था 11वीं 12वीं क्लास में, सीए में उनको फॉर्मूला रटवा दिया। अब कई बार बच्चा हैरान हो जाता है, जब मैं सीए की क्लास लेता हूं तो भैया उनकी फैमिली के अंदर चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, उनके फादर चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं। मैं क्लास में क्वेश्चन देता हूं, चैलेंज करता हूं, मैं कहता हूं आंसर ढूंढ के लाओ, मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं पूरा। भाई वो आंसर ही नहीं आता कभी। आज मैं आपको टाइम दे रहा हूं, कल मैं इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा। सारे बच्चों को मैं टाइम दे रहा हूं भाई, गूगल सर्च मारो, कहीं सर्च मार लो आप, मैं आपको पूरे 1 दिन का टाइम दे रहा हूं, क्योंकि हमारी क्लास कल है, अदरवाइज मैं 1 महीने का टाइम देता आपको। तो हमारी क्लास है कल। आज की क्लास में यहीं पे कंक्लूड करूंगा और आप सबके लिए होमवर्क रहेगा, सबके लिए होमवर्क रहेगा। तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंक्लूड करूंगा, ठीक है जी।